के लिए, अनपढ़ के लिए भी और जाहिल के लिए भी। तो अब इनको जब आप इनके लिए फ़िल्म बनाते हैं तो आपको उनके IQ के हिसाब से बात करनी पड़ती है। तो बहुत मुश्किल लगता है कि जैसे फैज़ साहब को कहा जाए कि वो किसी टांगे वाले के लिए कोई नज़म लिखते हैं। क्या टांगे वाला इंसान नहीं? क्या उसको नई सुबह का इंतज़ार नहीं? तो क्या अगर फैज़ साहब किसी टांगे वाले के लिए लिखते हैं तो वो क्या लिखेंगे? वही हम बनाते हैं फिल्में बनाते। राइट, तो जो आप डिटोरिएशन हमें नज़र आती है आपने, मुझे लगता है कि आज के बच्चे भी उतने ही नादान हैं जितने हम हुआ करते थे। इंफॉर्मेशन ज़्यादा है इनको, लेकिन नादानी वहीं पे अपने आप को अपने रंग दिखाने का शौक़ और अपना मकाम हासिल करने का शौक़। असल में होता ये भी कि यहाँ पे बहुत मुझे फ़ील होता है कई दफ़ा कि हमारी जो विमेन हैं उनको नर्चर नहीं किया जाता बचपन से, उनके टैलेंट्स को या उनकी चीज़ों को। उनकी मेरे ख़्याल में वो हम एक दिन का इंतज़ार कर रहे होते हैं जहाँ उनकी शादी फटाफट करें और उनको उनके घर भेजें। क्योंकि नथिंग अगेंस्ट इट एट ऑल, पर आई थिंक कि हर इंसान को हक़ है कि वो अपनी ज़िंदगी, अपने सांस और अपने ख्वाब देख सके और ले सके। आप इजाज़त दे रहे हैं अपनी बेटियों को? मेरा काम, मेरी जो ड्यूटी है उनके साथ सिर्फ इतनी है कि मैं एक माँ और बाप, जैसे कि मैंने अपनी माँ के रूप में माँ भी देखी और बाप भी देखा, लिहाजा मेरे अंदर ये कैपेसिटी थी कि मैं बाप और माँ इकट्ठा बन सकूँ। तो मुझे ये फील हुआ कि मेरे लिए तो एक ऐसा सफ़र है ये, क्योंकि मैंने औरत को सिर्फ माँ के रूप में ही देखा था। उन्हीं की नॉलेज, वो जो करती थी, जिस तरह कुर्बानी देती थी, हमारे लिए काम करती थी, या सिंगल पेरेंट जिस तरह उन्होंने छोटी सी कश्ती को लेके वो चली, तो मेरी नज़र में तो औरत का सिर्फ कुर्बानी ही रूप हुआ करता था कि इससे बड़ा और मैं क्या रुतबा दे सकता था। लेकिन जब मेरी वाइफ आई, मेरी सिस्टर और मेरी जब बेटियां पैदा हुई, तो मुझे हर तरह की औरत के रिश्ते से मुंसलिक होकर उनके बारे में जानने का मौका मिला, जो कि मेरे लिए मेरे ख्याल में हर मर्द के लिए लाजिम है कि उसकी बेटी ज़रूर होनी चाहिए। इंटरनेशनल बात करूँगा, जो एक सोशल स्ट्रक्चर, पॉलिटिकल, सोशल, जियो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर, जियो रिलीजियस पॉलिटिकल स्ट्रक्चर के अंदर हम रहते हैं, उसके अंदर दबे पाँव चला जाता है, शोर से नहीं चला जाता। तो क्या करें? बहरहाल एक डिप्रेशन हमारे यहाँ औरत का है और उसको शिकायत है कि जी मुझ पर, मतलब जो एक पेट्रियार्कल सोसाइटी से उनको शिकायत हैं, एक अग्रेसिव मूवमेंट तो बहरहाल ये है। जी बिल्कुल है, मैं ये नहीं कह रहा कि नहीं है, लेकिन कहने का मकसद है जैसे डॉक्टर बच्चे को टीका लगाता है ना, वैसे आप बात करें। ऐसे नहीं होना चाहिए कि आप छुरा मार दें किसी के ऊपर। दिल तो बहुत चाहते हैं। जी आहिस्ता आहिस्ता सिरिंज से शुरू हो, छुरे तक पहुंच जाएंगे। तो मुझे ये फील होता है कि बहुत आहिस्ता, बहुत प्यार से और बहुत ही खूबसूरत, बिकॉज मेरे नज़दीक ये मूवमेंट नहीं है, ये हक है। मुझे लगता है कि ये हासिल होना चाहिए। हर इंसान को अपनी ज़िंदगी का, अपनी तकदीर का फ़ैसला करने का इख्तियार होना चाहिए, अपने ख्वाबों तक पहुंचने का इख्तियार होना चाहिए, अपने ख्वाब देखने का, उनको बुनने का, उनको सोचने का उसको मौका मिलना चाहिए। आज़ादी सही मायनों में यही है, सिर्फ यही नहीं है कि यहाँ पे किसी क्लब के बाहर लिखा हो कि यहाँ पे फ़लाँ लोग नहीं अंदर आ सकते या फ़लाँ लोग अंदर नहीं आ सकते। आज़ादी सिर्फ इस चीज़ का नाम नहीं है। आज़ादी आपकी शख्सियत और उसके गिर्द जितना दायरा है, आपके अंदर जो सोच है, आपके अंदर जो दुनिया वाबस्ता है, उसको उजागर करना या अपने अंदर देखना या उसके सफ़र पर निकलना बहुत ज़रूरी है। अगर कोई चीज़ आपको रोकती है उस तरफ जाने से, तो वो हकीकी आज़ादी नहीं है। थोड़ा सा अब आपके काम की तरफ भी आते हैं कि मैंने एक दफ़ा, मैं शान, हमने ज़रा सा मुख्तसर ही सफ़र इसी शहर में किया, तो मैंने इनका स्टारडम महसूस किया कि एक के साथ एक कलंदर और एक बंदर होना ज़रूरी है।
तो कलंदर में घर छोड़ के जाता हूँ, बंदर में साथ लेके जाता हूँ। होता ये है कि ये बड़ा खूबसूरत बैलेंस है आपकी शख्सियत का कि जो आप हैं और फिर आपका शोबा ऐसा है। यानी मिसाल के तौर पे आप राइटर हैं, अगर मैं आपको एक बात कहता हूँ कि एक शहर के भंगी के ऊपर आपने एक कहानी लिखनी है, तो आप एज अ राइटर उसको ना नहीं कर सकते हैं। आप उसकी रिसर्च पे जाएंगी और फिर उसकी लवाजमात को पूरा करते हुए उसकी नशिस्त व बर्खास्त, उसकी गुफ्तगू का अंदाज़, उसके अल्फाज, उन सब को चुन के उसके तजर्बात, उसके एक्सपीरियंसेस, फिर आप उसे पेश करेंगे हकीकत के करीब तर होने के लिए। फ़नकार भी यही करता है। मुझ पे मैं एज एन एक्टर ये नहीं समझता हूँ कि मुझे किसी रोल को ना करना चाहिए, बिकॉज़ मेरा काम है पाकिस्तान की एक थकी हुई, टूटी हुई, बिखरी हुई, बिजली के बिलों में खोई हुई एक अवाम का मैं अदाकार हूँ। मुझे अगर इनको 10 मिनट के लिए भी रिलीफ दे सकता हूँ मैं, इस बात से नहीं कि वो कितना पढ़ा लिखा है या उसके पास कितना पैसा है या कितनी गाड़ियाँ हैं उसके पास, मुझे ये फील होता है कि मेरे पे ये लाजिम है कि मैं अपने काम के फ़र्ज़ में किसी को ना नहीं कर सकता, इसलिए कि उसका हक है एंटरटेनमेंट का, चाहे वो मेरे थ्रू ले, चाहे वो राही साहब के थ्रू ले। क्या ताकत है एक पंजाबी सिनेमा एक बहुत पावरफुल मीडियम? जी बिल्कुल। और अब तो अगर आप देखें तो माशाल्लाह जो हमारी गवर्नमेंट है उसके जो रिप्रेजेंटेटिव हैं, अगर आप उनकी गुफ्तगू देखें तो आपको पंजाबी फ़िल्म बच्चों की फ़िल्म लगेगी। तो और अभी हम जब बैक स्टेज में बैठे थे और अभी शान नहीं आए थे, तो बाकी जितनी ये खूबसूरत ख़वातीन बैठी हैं सामने हमारे इस वक्त, बुशरा और नीलम और सब लोग, तो इन्होंने मुझे, अस्मा ने कहा कि उफ़ जो फिर उसने घुंघरू पहन के वो नाच किया है, छेती बोली में तबीबा, छेती बोली में तबीबा। तो एक पैशन जो था आपके अंदर उस फिल्म में स्पेशली, और भी अब बहुत सी ऐसी पंजाबी फिल्म, अगर आज भी अगर आप इस दौरे हाजिर की कोई सुपर हिट फिल्म कहते हैं तो वो भी आपको पंजाबी बनानी पड़ी, मौला जट। तो इसका मतलब है कि तो उसके अलावा आपने, मैं कहने का मेरा यही मकसद था कि टेक्नोलॉजी और मेकिंग फ़र्क हो सकती है। आपको इसी जगह से फिल्म उठा के पुरानी फिल्मों में से, पुरानी फिल्म इंडस्ट्री से, आप बाकी शायरों को पढ़ते इसलिए हैं कि उनसे आप उनकी पोइट्री को एंजॉय कर सकें और उनके अल्फाजों की और उनकी सोच की जो धागे हैं वो किसी तरह आपके सोच और अल्फाज में नज़र आने चाहिए। इसी तरह आपको जब तक पुरानी फिल्मों को हम नहीं देखेंगे, कि जब मैंने पंजाबी फिल्म करनी शुरू की तो मैं अभी तक एक्चुअल पंजाबी पढ़ नहीं सकता हूँ। सो आई हैव समबडी हु रीड्स इट टू मी, और मैं उसके एक्सेंट को भी कॉपी करता हूँ, उसकी जिस फिक्रे पे वो वज़न डालते हैं और मुझे लगता है कि ये इम्पैक्ट क्रिएट करेगा, तो मुझे इस तरह हासिल किया। इल्म हासिल करना है, आप सुनने से कर लें, पढ़ने से कर लें, फ़र्क नहीं पड़ता। अगर पढ़ने वालों को देखें तो वो पिछले 100, 500, 1000 साल पहले तक तो सब सुनने वाले ही थे। माइकल एंजेलो, पिकासो, रेनेसांस जितना है उसमें सब शागिर्दी थी, उसमें कोई पढ़ाई थी, कोई कॉलेज डिग्री नहीं दे रहा था। तो वैसे भी नुसरत फ़तेह अली खान साहब के पास दुनिया के हर कॉलेज ने उनको ऑनररी PhD डिग्री दी हुई है, सिवाय पाकिस्तान के, माशाल्लाह। तो आप बिल्कुल, आप टेलीविज़न क्यों नहीं किया, ये बहुत से लोग मुझसे पूछते हैं, हमेशा बात अवॉइड करके निकल जाता हूँ, लेकिन आज मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, टेलीविज़न फिल्म से बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। टेलीविज़न आपके घरों में रहता है, फिल्म आप किसी के घर में आकर देखते हैं। टेलीविज़न आपके स्क्रीन्स में रहता है, 24 आवर्स आपको कांस्टेंट इंफॉर्मेशन देता है। एंटरटेनमेंट में वो वैल्यूज़ क्रिएट करता है, एंटरटेनमेंट में वो बातें क्रिएट करता है, आइडियाज़ क्रिएट करता है। तो जब मैंने टेलीविज़न का रुझान देखा, उसके स्क्रिप्ट देखे, तो मैंने कहा ये वाली रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिस तरह मैंने जब जियो का एक शो किया इन्फोटेनमेंट के नाम से, तो मुझे लगा कि यार फिल्मों में तो पैसे मिलते हैं झूठ बोलने के, यहाँ पे पैसे भी मिल रहे हैं लेकिन झूठ नहीं बोलना। तो बड़ा मुश्किल लगा मुझे ये एंकरिंग का सफ़र, इसलिए कि वहाँ पे सच, आपका किरदार कनेक्ट होता है आवाम के साथ और उसे अपना आप देना पड़ता है।
तो मुझे लगा कि टेलीविज़न की बहुत ह्यूज रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो वो फुलफिल नहीं कर रहा। देखिए, बिल्कुल ठीक कहते हैं, ज़िंदगी तो गुजर ही जाती है। आप काम की खातिर कि मुझे ड्रामे ज़्यादा मिल जाएं या मुझे काम ज़्यादा मिल जाए, मैं ज़्यादा पैसे कमा लूँ, इसकी खातिर बिल्कुल ठीक है। एवरीबडी हैज़ अ राइट टू डू व्हाट दे वांट टू डू, बट देयर इज़ अ रिस्पॉन्सिबिलिटी दैट वी ऑल हैव। हम आज तक इतने सारे मिल के, एक सेठ ने 4 चैनल बना लिए, एक एक्टर एक चैनल नहीं बना सका। क्या वजह है? इसलिए कि एक ही नहीं है हम आपस में सारे इकट्ठे हों, हम अपना चैनल लॉन्च करें एंटरटेनमेंट का। व्हाई डोंट वी डू इट? आज के दौर में आप अपना यूट्यूब चैनल नहीं खोल, हम 5 लाख रुपया लेके पहुंच जाते हैं शॉर्ट फिल्म करने, अपनी शॉर्ट फिल्म नहीं क्रिएट करते। सो हमें भी बिकने की आदत है, हमें अपने आप को ख़रीदना पड़ेगा अपने आप से कुछ लम्हों के लिए, और उसमें कुछ काम ऐसा करना पड़ेगा जो बुनियाद रखेगा अगले फ्यूचर की, आने वाली नस्लों के लिए। हम सिर्फ़ और सिर्फ हर रोज़ की तरह, जिस तरह आजकल वक्त इतना तेज़ हो गया है, मुझे कल कोई पूछ रहा था कि यार 1 घंटा इतनी जल्दी गुजर जाता है। मैंने कहा 1 घंटे का भी 1000 रुपये का हाल हो गया, तो 1000 का भी पता नहीं चलता और घंटे का भी पता नहीं चलता। ये बिल्कुल बड़ा अच्छा एक सर्वे मिल जाता है, मुझे पता चल जाता है कि लोगों के मिजाज आज गालिब के शेर के ऊपर वाह वाह कहने के नहीं, अख्तर लावा लाहौर दा पावा का मिजाज है। तो मुझे एक्चुअली पता चलता है कि ओहो, मैं ऐसे ही इनके साथ इतनी इंटेलेक्चुअल फिल्म बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, इनके हीरोज़ तो ये लोग हैं, तो इनके ही फ़िक्रे मशहूर होते हैं ना। तो मुझे लगा कि आपकी सोशल जो फैब्रिक है उसके अंदर जो इक्विलिब्रियम होता है, मिजाज होता है किसी चीज़ को पसंद करने का या दाद देने का। किसी चीज़ को दाद देने का मतलब ये है कि आप उसकी खुशबू को पाए हैं या आपने उस नहज तक पहुँचे हैं। तो मुझे लगा कि अब आवाम में भी वो नहीं रहा जो होना चाहिए था, वरना अख्तर लावा आज कभी भी लाहौर का पावा ना होता। तो ये देख, आवाम में भी वो नहीं रहा जो कि होना चाहिए। पिछले दिनों इलामा इकबाल साहब के मज़ार पर गया हुआ था, तो वहाँ मैंने जाके देखा, बड़ा खूबसूरत मज़ार है, फ़ारसी में दीवारों पे लिखा है, फ़ारसी में ही कतबा था। तो जब मैं बाहर निकला तो उन्होंने मुझे पूछा कि आपको क्या पढ़ा आपने अंदर? मैंने कहा मैंने तो सिर्फ यही पढ़ा कि वहाँ लिखा था जूते बाहर उतार के आए। तो उन्होंने कहा वो क्यों? मैंने कहा वो सब कुछ फ़ारसी में था और फ़ारसी मुझे आती नहीं है। तो सबसे पहली बात तो ये है कि हम अपने बाबाए जिस तरह शायर मशरिक़ को ही अगर आप पकड़ लेते तो उनको डिकोड किया ही नहीं गया। अस्करी इकबाल हैं एक, जो कभी कभी निकल के बता देते हैं कि मोमिन है तो बेतेज भी लगता है सिपाही। लेकिन कहने का मकसद मेरा सिर्फ ये है कि हमें कम से कम अपनी आवाम को उसी फ़ारसी को उर्दू में करके, बल्कि अब तो उर्दू का भी शहर में वो मयार नहीं रहा जिसको कहा जा सके कि लोग उर्दू पढ़ लेंगे। तो कुछ ऐसी ज़ुबान में उन तक ये मैसेज पहुंचाना चाहिए। हम खुद ही उनको पढ़ के अपने बाल सफ़ेद करके डिग्री लेके हम खुद ही इंटेलेक्चुअल बन जाते हैं और इकबाल के साए में चलना शुरू कर देते हैं। हालांकि वो पैगाम आवाम तक पहुंचना ज़रूरी है। आवाम तक पहुंचने के लिए आपको मीडियम चेंज करना पड़ेगा, आस्तीन चलानी पड़ती है, उनकी तरह की बात करनी पड़ती है, उनको अपने आप को उनका मनमाना पड़ता है पहले, फिर वो आपकी बात सुनते हैं। ऐसे ही नहीं कि मैं एक दिन उनको खड़ा करके कह दूँ कि मोहब्बत है मुझे। जमाना गुजरते हैं, जैसे मौसम गुजरते हैं वैसे भी हमारे दौर गुजरते हैं, हमारी दोस्ती इंडिया के साथ जिसे कहा जाता है। कभी मुशर्रफ साहब आते हैं तो इंडिया क्रिकेट खेलने यहाँ आ जाता है और दोनों गालों पे, एक पे पाकिस्तानी झंडा और एक पे हिंदुस्तानी झंडा लगा लेते हैं। मैंने यही पाकिस्तान में ही देखा, इंडिया में भी देखा। उसके बाद वो आर्टिकल 370 लगता है, तो हम आप कौन और हम कौन। तो इसी दौर की एक बात थी जब हर तरफ यही आवाज़ थी कि वाह जी वाह, अब तो दोस्ती है, अब तो हम चलेंगे आगे, अब तो हम पल्ला, हम वाला, हम प्याला हैं। तो मेरे डिस्ट्रीब्यूटर ने मुझे कहा कि हाँ, मुझे महेश भट्ट साहब बहुत अरसे से कह रहे थे फिल्म करने के लिए इंडिया की, जो कि मैंने नहीं की। मेरे अपने वजूहात हैं जो मैं नहीं करता। पाकिस्तान की बुरी फिल्म मुझे मंजूर है, इंडिया की अच्छी फिल्म मुझे मंजूर नहीं है। तो उनको मैंने कहा कि एक ही रास्ता है कि अगर आप चाहते हैं कि इंडिया में मेरी फिल्म लगे तो वो ये है कि आप
मैं यहाँ बना देता हूँ फिल्म, आपको आप वहाँ रिलीज़ कर दें उस फिल्म को। तो उन्होंने कहा कि कौन सी फिल्म होनी चाहिए, मैंने कहा ऐसी फिल्म होनी चाहिए जिसको इंडिया देखने आए ना। तो मुझे लगा कि अर्थ एक उनकी फिल्म्स की जो पैरेलल सिनेमा की फिल्म है उसको अगर कमर्शियल फील्ड में लेके आए तो इट्स अ ह्यूज थिंग। यू नो अगर आप वैसे भी एक्सपेरिमेंटली भी करें इसको, तो जितना अच्छा पैरेलल थिएटर के अंदर कंटेंट होता है, अगर उसके अंदर से हम 2% भी निकाल के कमर्शियल सिनेमा में डालते हैं, इट्स सक्सेस। तो मुझे लगा कि ये बहुत अच्छा ताल्लुकात हो जाएंगे। इंडिया पाकिस्तान की टीमें क्रिकेट भी तो खेलती हैं, तो फिल्में भी तो आपस में लगनी चाहिए। तो जब हमारा सारा प्लान हो गया, फिल्म एग्जीक्यूट हो गई, तो उड़ी अटैक्स हो गए। तो उड़ी अटैक्स के ऊपर मैंने ट्वीट की और उस ट्वीट को पूरे इंडिया में पढ़ा गया। तो महेश भाई का फ़ोन आया कि भाई वो अब तो ये आपकी फिल्म नहीं लग सकती यहाँ पे। मैंने कहा ना लगे, मैंने तो जो आपने हुआ है वो तो कहना था मुझे। उसके बाद वो आपके आगे ही है कि आगे क्या हालात थे, क्योंकि यहाँ पे वो हमारे सिलसिले फिर से जुदा हो गए वहाँ से, तो इसलिए वो इंडिया में फिल्म लग नहीं सकी। और मेरा एतराज़ भी इसी बात पे है कि जब आप पाकिस्तानी सिनेमा में इंडियन फिल्म लगाने के लिए तहरीक चलाते हैं, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर हो या जो मर्जी हो, इन सब ने तहरीकें चलाई हुई हैं। इनको वो दिया जाए, फिल्मों को आने दिया जाए। तो मुझे फील हुआ कि पाकिस्तानी फिल्म इंडिया में लगना भी उतना ही ज़रूरी है, जिसके ऊपर वहाँ पे कोई कमेटी नहीं बनी हुई। यहाँ पे 4 कमेटियाँ बना दी हैं, हमारे एक्स प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने कि इंडिया की फिल्म कैसे लाई जा सकती, कमेटी बनाई। तो इंडिया में क्या कोई ऐसी कमेटी बनी कि उन्होंने कहा कि पाकिस्तानी फिल्में यहाँ पे लगनी चाहिए? तो नहीं लगी ना। तो आई थिंक एक दूसरे के साथ जिस तरह हम एक दूसरे के साथ सलूक करते हैं, वैसा ही सलूक आपको उनके साथ करना चाहिए। तो ये मेरे एक बेसिक पॉइंट्स थे जहाँ पे मैंने अर्थ शुरू की थी और उसके बाद इंडिया में काम नहीं किया। ओके।